नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा तृणमूल कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी के तौर पर प्रसार करती है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन कामयाबी के साथ खत्म हो गया है, जिसके बाद पंजाब के किसान संगठन वापस लौट रहे हैं। ममता बनर्जी इस समय गोवा दौरे पर हैं। गोवा में उन्होंने एनसीपी नेता को टीएमसी की सदस्यता दिलाई और कांग्रेस पर निशाना साधा। श्रीनगर के जेवन में सोमवार शाम पुलिस बस पर हुए आतंकी हमले में शहीद पुलिसकर्मियों को आज राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। उन्होंने राजस्थान में फिर से कोरोना मौतें शुरू होने पर चिंता जताते हुए पीएम से बूस्टर डोज की इजाजत मांगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा तृणमूल कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी के तौर पर प्रसार करती है, लेकिन हमारी पार्टी अपने आप में सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है। टीएमसी का मतलब कि टेंपल, मास्क और चर्च है। इससे पहले ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर जमकर हमला बोला। गोवा में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में दीदी ने कहा कि देश में जब भी चुनाव आते हैं प्रधानमंत्री गंगा में डूब जाते हैं, उत्तराखंड में जाकर मंदिर के अंदर बैठ जाते हैं। ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि कोरोना जो है वो महामारी के दौरान जब लोग मर रहे थे तो उन्होंने गंगा में बहाया जा रहा था। भाजपा की सरकार अंतिम संस्कार भी नहीं करने देती। इन लोगों ने मां गंगा को अपवित्र किया है। भाजपा के द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर उठाए गए सवालों को लेकर भी ममता ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि मुझे ये बोलने में शर्म आती है कि कोई पूछे कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो या कायस्थ हो। मैं तो इंसान हूं, मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से हूं, इसलिए मुझे बीजेपी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं ना हिंदू हूं, ना मुस्लिम हूं, ना सिख हूं, ना ईसाई हूं। तुम कौन हो? मेरा नाम और टाइटल परंपरा से आया है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन कामयाबी के साथ खत्म हो गया है, जिसके बाद पंजाब के किसान संगठन वापस लौट रहे हैं। यहां आकर अब उनका मिशन पंजाब शुरू होगा, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा किसानों की कर्ज माफी का है, जिससे कांग्रेस के लिए दोहरी मुश्किल खड़ी हो सकती है। उनके हाथ से किसान आंदोलन मुद्दा छीन लिया गया है और अब कर्ज माफी पर जवाब देने की बारी आ गई है। इसे देखते हुए पंजाब में कांग्रेस सरकार भी सहमत हो गई है। सीएम चरणजीत चन्नी ने 17 दिसंबर को 11 बजे पंजाब भवन में मीटिंग बुला ली है। दरअसल 2017 में हुए विश्व चुनाव में कांग्रेस सरकार किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, जिसमें सरकारी प्राइवेट बैंकों के अलावा आढ़तियों का कर्जा तक माफ करने का दावा किया गया था। हालांकि किसानों का कहना है कि अभी तक सबका कर्जा माफ नहीं हुआ है। कुछ समय पहले सीएम चरणजीत चन्नी ने पंजाब के किसान संगठनों से चंडीगढ़ में मीटिंग की थी। तब करीब 18 मुद्दों पर सहमति बन गई थी। हालांकि कर्ज माफी वाला मुद्दा लटक गया था। सीएम चन्नी ने कहा था कि वह इस बारे में रिपोर्ट लेकर किसानों से फिर मीटिंग करेंगे। हालांकि इसके बाद सरकार ने कोई मीटिंग नहीं की। अब चूंकि किसान संगठन घर लौट रहे हैं तो सरकार और कांग्रेस पार्टी की चिंता बढ़ गई है। ममता बनर्जी इस समय गोवा दौरे पर हैं। गोवा में उन्होंने एनसीपी नेता को टीएमसी की सदस्यता दिलाई और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर चाहे तो टीएमसी के गठबंधन में शामिल हो सकती है। वहीं कांग्रेस पर एक सुस्त जमींदार की तरह बर्ताव करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। गोवा में अपनी पार्टी के कार्यक्रम में ममता ने कहा कि टीएमसी का मतलब टेंपल ऑफ चर्च है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलना चाहती, लेकिन यह पार्टी भाजपा को हराने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। अगर कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए कुछ करना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ममता एक महीने के भीतर दूसरी बार गोवा पहुंची हैं। ममता ने कहा है कि हमने गोवा में महाराष्ट्रवादी गौमांतक पार्टी के साथ गठबंधन किया है। हमारा गठबंधन ही विकल्प है। कांग्रेस अगर सोचती है कि वो हमारे गठबंधन में शामिल नहीं होगी तो कोई दूसरी पार्टी भी ऐसा नहीं करेगी। ऐसा सोचना भी गलत है। ममता ने कहा कि भाजपा टीएमसी को एक हिंदू विरोधी पार्टी के तौर पर पेश करती है, जबकि ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। टीएमसी ऐसी पार्टी है जो सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देती है।
श्रीनगर के जेवन में सोमवार शाम पुलिस बल पर हुए आतंकी हमले में शहीद पुलिसकर्मियों को आज राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। श्रीनगर के पुलिस हेडक्वार्टर में शहीदों के पार्थिव शवों को रखा गया और पुलिस अफसरों ने उन्हें आखिरी विदाई दी। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने हमले के बाद कहा है कि अब से पुलिसकर्मी हमेशा बुलेट प्रूफ व्हीकल में ही ट्रेवल करेंगे। उनके मुताबिक आतंकी पुलिस बल से हथियार छीनने की फिराक में थे। विजय कुमार ने बताया कि 13 दिसंबर को पुलिस बस पर हुए हमले में आतंकी हथियार छीनने की फिराक में थे। हमला होते ही पुलिस ने प्रभावी रूप से जवाबी कार्रवाई की। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हमले को अंजाम दिया। हमले में जैश के 3 आतंकियों का हाथ है, इसमें 2 विदेशी और 1 स्थानीय आतंकी है। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी घायल भी हुआ है और खून के निशानों से पता चला है कि वह पंपोर होते हुए त्राल इलाके की तरफ भागा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिस बस पर हमला हुआ है उसमें आर्म्ड रिजर्व फोर्स के 9वीं बटालियन के 25 पुलिस वाले भी सवार थे। जेवन के पास शाम को करीब 6 बजे बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। जिस तरह से भारी फायरिंग के साथ ये हमला किया गया उससे लगता है कि ये एक प्लान्ड टेरर अटैक था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। उन्होंने राजस्थान में फिर से कोरोना मौतें शुरू होने पर चिंता जताते हुए पीएम से बूस्टर डोज की इजाजत मांगी थी, लेकिन 17 दिन हो गए फिर भी पीएमओ की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। अफसर अब भी इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में हालात और बिगड़ गए हैं। पिछले 10 दिन में ही राजस्थान में 17 नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पॉजिटिव मिल गए हैं। 3 जिले ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं और इतना ही नहीं, 149 दिन बाद फिर से राजस्थान में एक ही दिन बाद 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान सहित पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को चिंताजनक बताते हुए 23 नवंबर को केंद्र सरकार से बूस्टर डोज के संबंध में फैसले की मांग की थी। उसके बाद 28 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। केंद्र सरकार द्वारा बूस्टर डोज के बारे में फैसला किए जाने पर जोर देते हुए गहलोत ने कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री को पत्र हमने लिख दिया है, जिसको डोज लेने से साल भर होना को आया है उसका प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए सरकार उसके लिए बूस्टर डोज की अनुमति दे। जिसे 2 खुराक लग गई है उसको तीसरी बूस्टर डोज भी लगनी चाहिए। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। सीडीएस विपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह के परिवार को राजस्थान सरकार 1 करोड़ की सहायता देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा भी की है। इसके लिए जल्द ही आदेश जारी किए जा रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर उसके को पायलट थे। शहीद कुलदीप सिंह के परिवार के लिए घोषित की गई सहायता कारगिल पैकेज की तरह ही है। मिलिट्री या पैरामिलिट्री ऑपरेशन में शहीद सैनिक के परिजनों को कारगिल पैकेज के अनुसार सहायता राशि और पैकेज दिया जाता है। झुंझुनू जिले के घरडाना खुर्द गांव के रहने वाले शहीद कुलदीप सिंह की बहन भी कोस्ट गार्ड में है। उनके पिता नेवी में रहे हैं। गहलोत सरकार ने फरवरी 2019 में पुलवामा हमले में शहीद हुए राजस्थान के जवानों के परिजनों के लिए सहायता राशि और पैकेज बढ़ाने की घोषणा की थी। शहीद के परिवार को अब 50 लाख रुपए नगद या 25 लाख नगद के साथ इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में 25 बीघा जमीन या 25 लाख नगद के साथ में हाउसिंग बोर्ड का मकान लेने का विकल्प भी रखा गया था। शहीद के एक परिजन को नौकरी और बच्चों को शुरू से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्तर तक मुफ्त शिक्षा दिलाने का प्रावधान भी है। शहीद के परिजनों के लिए रोडवेज यात्रा मुफ्त है। सार्वजनिक स्थानों और भवनों का नाम शहीद के नाम पर कराने का भी प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे पर अजीब बयान देने के बाद चौतरफा आलोचना से घिरे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को सफाई दी। जौनपुर में अखिलेश ने कहा
कि वह तो योगी के अंत की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना करता हूं। मेरा आशय यूपी की भाजपा सरकार के खात्मे में था। सपा अध्यक्ष ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी का समय अब चला गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने सोमवार को इटावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे पर बड़ा हमला किया था। उन्होंने कहा था कि मोदी 3 महीने तक बनारस में ही रहें तो अच्छा है, काशी अच्छी जगह है, आखिरी समय में काशी में ही रहने की परंपरा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने 2 दिवसीय दौरे पर जौनपुर पहुंचे। यहां वह 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी विजय रथ यात्रा निकालेंगे, जहां वो 5 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। जौनपुर में आते ही उन्होंने पीएम मोदी द्वारा गंगा में डुबकी लगाने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जानते हैं कि गंगा साफ नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने डुबकी नहीं लगाई। कांग्रेस से गठजोड़ की अटकलों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में अखिलेश ने साफ कहा है कि कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूंगा। अखिलेश ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। उन्होंने खुलासा किया कि इस पर सपा 350 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सहयोगी दलों के साथ कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ना है, यह तय हो चुका है। अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण विरोध पर वार होगा। 22 में बदलाव जरूर होगा। महाराष्ट्र में भाजपा ने मंगलवार को महाविकास आघाड़ी सरकार को बड़ा झटका दिया है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 2 सीटों नागपुर और अकोला वासिम बुल्ढाणा विधानसभा परिषद सीट पर भाजपा उम्मीदवारों ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। राज्य में 10 दिसंबर को कुल 6 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें से 4 सीटों पर निर्विरोध मतदान हुआ था। अब 6 सीटों पर ही 4 से भाजपा खाते में आ गई है। मुंबई की 2 सीटों पर हुए चुनाव में शिवसेना के सुनील शिंदे और भाजपा के राजहंस सिंह ने एक सीट पर निर्विरोध जीत हासिल की है। कोल्हापुर से कांग्रेस उम्मीदवार सतेज पाटिल और नंदुरबार धुले से भाजपा उम्मीदवार अमरीश पटेल निर्विरोध चुने गए हैं। नागपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जीत दर्ज की है। एमवीए के समर्पित और निर्दलीय उम्मीदवार मंगेश देशमुख को 186 वोट ही मिल सके। नागपुर में महाविकास आघाड़ी के 16 सदस्यों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। महाविकास आघाड़ी के पास 202 वोट थे। बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने अपनी जीत पर कहा कि प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की जिम्मेदारी लेते हुए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हरियाणा पुलिस की एसटीएफ द्वारा करोड़ों की चोरी के मामले की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल इस मामले में आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है और जांच में पाया गया है कि आरोपी ने कम से कम 30 करोड़ रुपए की चोरी की है। यही नहीं, आरोपी ने चोरी को अंजाम देने के लिए गुड़गांव में सेक्टर 84 स्थित उसी सोसाइटी में एक मकान भी किराए पर ले रखा था। और जांचकर्ताओं के हवाले से लिखा गया है कि 3 अगस्त की रात को आरोपी ने सोसाइटी के 2 फ्लैट में डाका डाला। इन्हीं दोनों फ्लैट्स में पैसे रखे हुए थे और इन पैसों की चोरी के बाद इन्हें एसयूवी के जरिए दिल्ली स्थित एक फ्लैट में ले जाया गया। एसटीएफ हरियाणा पुलिस के डीआईजी सतीश बालन ने कहा है कि अभी तक की हमारी जांच के मुताबिक गैंगस्टर विकास लगरपुरिया के गुर्गों ने 30 करोड़ से ज्यादा की चोरी की है, जिन्होंने सेक्टर 84 स्थित 2 फ्लैट में घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास ये जानकारी थी कि 11वें और 4थे फ्लोर पर स्थित 2 फ्लैट्स में पैसे रखे गए हैं। इसके बाद आरोपियों ने उसी सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर लिया। घटना की रात उन्होंने दोनों फ्लैट का ताला तोड़ा और करोड़ों की रकम बैग में भरकर कार से लेकर फरार हो गए। इस चोरी को सबसे पहले 21 अगस्त को रिपोर्ट किया गया था, जिसमें माना जा रहा है कि 50 लाख के करीब चोरी हुई है। मामले की शुरुआती रिपोर्ट में खेड़की दौला पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। मामले में शिकायतकर्ता कंपनी का एक कर्मचारी था, जिसके पास सोसाइटी के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी थी। हालांकि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में चोरी की राशि का जिक्र नहीं किया था। हालांकि 26 अगस्त को दायर एक सप्लीमेंट्री बयान में कहा गया कि कम से कम 50 लाख की चोरी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस सहित बड़े दलों के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए दरवाजे खोलने वाले ओम प्रकाश जैसे छोटे दल अब हमारे साथ हैं। एक इंटरव्यू में अखिलेश ने कहा कि लाल टोपी पर पीएम नरेंद्र मोदी की टिप्पणी से पता चलता है कि भाजपा लाल टोपी से डरती है। पूर्व सीएम ने कहा कि वाराणसी में अंतिम दिनों में जाने के बारे में उनकी टिप्पणी भाजपा सरकार के संबंध में थी। यादव ने कहा कि
हमारी ये मांग है कि लखीमपुर मामले में साजिश स्पष्ट होने के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को हटा दिया जाए। पता नहीं बीजेपी लाल रंग समझती है या नहीं। वे स्वीकार कर रहे हैं कि वे लाल टोपी से डरते हैं। लाल रंग भावना और क्रांति का रंग है, जिसके जीवन में लाल रंग नहीं है वे इसे नहीं समझेंगे। माँ दुर्गा की चुन्नी लाल और सिंदूर लाल है। लाल एक जीवंत रंग है। लाल टोपी जयप्रकाश नारायण ने पहनी थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उनके शिष्यों नेताजी और ब्रजभूषण तिवारी द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ये सभी ऐसे नेता हैं जिन्होंने लाल टोपी पहनी थी और किसान, गरीबों, युवाओं और अल्पसंख्यकों के लिए कड़ी मेहनत और उसके सम्मान हासिल करने का काम किया था। संविधान का अनादर करने वालों से संविधान को बचाना समय की मांग है और हमारे पास सिर्फ लाल रंग ही नहीं, हमारे पास ओम प्रकाश राजभर जी का पीला और हरा रंग भी है। जब ये लोग एक साथ आएंगे तो यूपी से एक रंग को पसंद करने वालों को हटा देंगे। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है। बताओ, अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे। अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई। पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत? अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित सेक्टर 11 में शहर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के भड़ाना पर जानलेवा हमला हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्ण कुमार भड़ाना यहां सेक्टर 11 की एक पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन पर यह हमला हुआ है। इस हमले में भड़ाना को काफी चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। ईओ के भड़ाना बुलंदशहर के गुलावडी जनपद में तैनात है। उन्होंने गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका की चेयरपर्सन के देवर और उनके साथियों पर इस हमले का आरोप लगाया है। भड़ाना का आरोप है कि वह अकेले थे और दूसरे पक्ष के लोग चेयरमैन समेत हथियारों के साथ 2 दर्जन थे। भड़ाना ने कहा कि चेयरमैन के देवर योगेश भाटी खोड़ा ने हिस्ट्री सीटर है और अनिल समेत अन्य लोग भी गाजियाबाद के हिस्ट्री सीटर है। वही भड़ाना की पत्नी चित्रा सिंह ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। उधर चेयरपर्सन रीना भाटी ने उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया है। इस संबंध में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने शादी समारोह में मौजूद लोग वहां से लगे सीसीटीवी की फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के लिए मंगलवार का दिन खास रहा। जिले के पड़ाव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय भाजपा शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनकी पत्नियां पहुंची थी, जहां सभी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शीश नवाया। साथ ही द्वादीवार पर उनके जीवन चरित्र का दर्शन भी किया। इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मार्ग पर आने का हमें सौभाग्य मिला है। हम सभी लोग यहाँ से प्रेरणा लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारी विचारधारा के विचारक भी थे, संगठन भी और राजनेता भी थे। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है कि किसी नेता में यह तीनों खूबियां हो। दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ को अखिल भारतीय पार्टी बनाया है, जिनकी मृत्यु का अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि किस तरह से उन्हें संदेह स्थिति में उनका जीवन लीला समाप्त हुई। आज हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे 12 मुख्यमंत्री, 9 उप मुख्यमंत्री सभी ने आकर स्मारक पर शीश झुकाकर नमन किया और उनसे प्रेरणा ली है। अब हम नई स्फूर्ति के साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर समाज कल्याण और देश के कल्याण के लिए कार्य करेंगे।
20 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का भरोसा जीतने के लिए उन्हें करोड़ों के तोहफे दिए थे। इस बात का खुलासा ईडी ने अपनी चार्जशीट में किया है। चार्जशीट के मुताबिक सुकेश ने जैकलीन को मिनी चॉपर भी दिया था, लेकिन एक्ट्रेस ने वह चॉपर लौटा दिया था। यह चार्जशीट ईडी ने जैकलीन से 30 अगस्त और 20 अक्टूबर को हुई पूछताछ के बाद फाइल की है। सुकेश ने जैकलीन को गुची के 3 डिजाइनर बैग, जिम वियर, 1 जोड़ी लुई विटन के जूते, 2 जोड़ी हीरे की इयररिंग्स और मणिक का 1 ब्रेसलेट, 2 हेमिज ब्रेसलेट, 15 जोड़ी इयररिंग्स, 5 बर्किन बैग्स भी दिए थे। इतना ही नहीं, जैकलीन की मां को पोर्शे कार भी दी थी। यूएस में रहने वाली बहन जेराडिल्स को BMW और $1.8 लाख भेजे थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले उनके भाई को 15 लाख रुपए भेजे गए थे। जैकलीन ने कहा है कि उनकी बहन ने $1.5 लाख का लोन सुकेश से लिया था। इससे पहले यह भी जानकारी सामने आई थी कि चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस को गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, इंपोर्टेड क्रॉकरी दी थी। इसके अलावा 52 लाख रुपए का एक घोड़ा और 9 लाख की 4 बिल्लियां भी उन्हें गिफ्ट की थी। जैकलीन के लिए सुकेश ने कई चार्टर्ड फ्लाइट भी बुक की थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मंगलवार को टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे विकी जैन के साथ शादी के बंधन में बंध गए। अंकिता मुंबई में रहती हैं, लेकिन इंदौर में उनका पुराना नाता है। अंकिता का जन्म इंदौर में हुआ है। इंदौर के नारायण बाग इलाके में उनका घर है। यहाँ बने केसर अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर उनका फ्लैट है। पेरेंट्स भी काफी वक्त पहले ही अंकिता के पास मुंबई शिफ्ट हो चुके हैं। पड़ोस में रहने वाले आज भी अंकिता और उनके मम्मी पापा के साथ बिताए गए वक्त को याद करते हैं। पड़ोसी नरेंद्र पारिक ने बताया कि अंकिता बचपन से ही चुलबुली रही है। मल्टी के बच्चों के साथ खेलना, उठना बैठना बराबर से करती थी। अंकिता और उनके पेरेंट्स के साथ हम सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते थे। अंकिता और उनकी मम्मी वंदना को त्योहारों पर घर की सजावट का काफी शौक है। वे दीपावली, महाराष्ट्रीयन परिवार की महालक्ष्मी, नवरात्रि पर घर पर काफी सजावट करते थे। अंकिता को डांस के प्रति बचपन से ही लगाव रहा है। नारायण बाग कॉलोनी के गणेश उत्सव पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते आए हैं, इसमें वह हिस्सा लिया करती थी। उनका बेटा और अंकिता हम उम्र है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।